बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पंजाब की अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी और इंतज़ामिया की सुबह सुबह दौड़ें लग गई। नौमुंतखब वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ ने सख्त बरहमी का इजहार किया। ये दौड़ें क्यों लगीं और किस पर बरहमी का इजहार किया, ये आगे चल के तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के मामलात की, जो कि इलेक्शन कमीशन में केस था। आज इस केस पर बड़ी गर्मा गर्म किस्म की समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या हुक्म जारी किया गया, किसकी लड़ाई हुई और ये मामला क्यों कल तक के लिए पेंडिंग किया गया और कल इस पर क्या फैसला आ सकता है, इस पर बात करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच के रूबरू मखसूस नशिस्तों के मामले पर समाअत हुई। चूँकि ये दरख्वास्त वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कबल अज़ीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 या 3 मरतबा बड़ी मुफस्सल इस पर गौर किया गया। लेकिन बाद में ये फ़ैसला किया गया कि इस मामले की ओपन हेयरिंग की जाएगी। और आज इस मामले पे मुस्लिम लीग नून के वकला आज़म नज़ीर तारड़ थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़रूक एच नाइक थे, MKM के फ़रोग नसीम और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये सारे के सारे वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। लेकिन इलेक्शन कमीशन में आज इस पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका, जिसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने इस पर बड़ी खुल के वो मुखालफत की है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त की। चूँकि मुस्लिम लीग नून के आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ऐसी जमात है कि जिसके पास पार्लिमान में अपनी कोई हैसियत नहीं थी, कोई पोजीशन नहीं थी। चंद मखसूस जो आज़ाद हैं उन्होंने इस जमात में शमूलियत इख्तियार की और अब यह जमात अब मखसूस नशिस्तों की दावेदार है, तो लिहाजा कानून के मुताबिक इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। और इसी तरह MKM का भी यही मौक़िफ़ था कि इनको वो मखसूस नशिस्तें नहीं दी जानी चाहिए और ये इनका हक़ नहीं बनता। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से अली ज़फ़र और बैरिस्टर अली गौहर ये पेश हुए और आज़म नज़ीर तारड़ जो कि मुस्लिम लीग नून के वकील थे, उनमें और बैरिस्टर अली गौहर में तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ। क्योंकि जिस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ इस दरख्वास्त की मुखालफत कर रहे थे और कानूनी नुकात पेश कर रहे थे, एन उसी वक्त बैरिस्टर गौहर साहब ने वहाँ पे एक सियासी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनाब, वो जमात इन सीटों की मुखालफत कर रही है जो लाहौर में एक सीट भी नहीं जीत सकी। तो ये सियासी बयान है ना, ये वही बयान है जो तहरीके इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पे वो लेके चल रहे हैं, फार्म 45 वाला। और वो फार्म 45 जो कि जाली फार्म 45 हैं। अब तो इन जाली फार्म 45 पर जो हारने वाले थे, यानी कि बहुत सारे हलके ऐसे हैं कि जहाँ पे आज़ाद जीते और दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या के दीगर लोग थे। अब उनको ख्याल आया कि ये जो नताइज मुरतब किए गए हैं इनमें भी फ्रॉड है, तो उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें दी हैं। अब उनकी रिकाउंटिंग की दरख्वास्तों पर तहरीक इंसाफ वालों ने यकमुश्त 90 डिग्री पे पलटा खाया है और अब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी हमारी ये सीटें छीनने की कोशिश की जा रही है। अभी छीनने की कोशिश कैसे है? आप रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दें तो आपका आइनी और कानूनी हक, दूसरा रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे तो आपके खिलाफ साजिश। वैसे अजीब सी बात नहीं है? और भाई, आपकी रिकाउंटिंग की दरख्वास्त कानूनी है तो दूसरे की भी कानूनी है। आपकी अगर जीत वो जेन्युइन है, स्ट्रेंथन है, उसमें किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं हुई, कोई गलतफहमी कहीं किसी को नहीं लगी, तो डरने की ज़रूरत क्या है? होने दे रिकाउंटिंग, पता चल जाएगा। आज NA 97 आई थिंक है ये तांदलियाँ वाला फैसलाबाद का हल्का, उसकी रिकाउंटिंग होने जा रही है। अच्छा, इसकी रिकाउंटिंग का फैसला जिस वक्त कल अनाउंस किया गया था ना, तब से लेके अब तक तहरीके इंसाफ के आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख लें, वो व्हाट्सएप हो, वो फेसबुक हो, वो यूट्यूब हो, वो इंस्टा हो, वो ट्विटर हो, हर जगह पे ये ववेला मचाया जा रहा है कि जी हमारी एक और सीट छीनने की तैयारी कर ली गई है। मतलब इनको पहले ही इस बात का पता है कि इनकी सीट छीन ली जाएगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि फिर इनको पता है कि ये सीट इन्होंने धोखाधड़ी से हासिल की है और अब जब दोबारा रिकाउंटिंग हो जाएगी तो वो धोखाधड़ी नाकाम हो जाएगी। तो लिहाजा इन्होंने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया है, एन अपने लीडर के नक्शे कदम पे चलते हुए। जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे ना कि इमरान खान साहब ने बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था जब इनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, तो इन्होंने कहा जी मुझे पता है कि ये वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए मेरी वीडियोज़ और ऑडियोज़ बनाएंगे और गंदी गंदी वीडियोज़ और ऑडियोज़ वो मंजरे आम पर आएंगी, और फिर उसके बाद आई भी। लेकिन इमरान खान ने वो जो ऑडियोज़ आई
वो ख़वातीन के साथ मुबैना ऑडियोज़ जिनमें इमरान खान वो फ़ोन पे कह रहे थे ना, हाँ किधर गई हो, वापस आओ, ठीक है, और तुम्हें किस तरह पसंद है, वो उसकी इन्होंने अभी तक जो है वो तरदीद नहीं की और ना ही उन ऑडियोज़ को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया है कि जी इसको जो है इसका फ्रांसी करवाएं, क्योंकि इमरान खान को पता है कि उसने ये हरकतें की हैं। तो लिहाजा उसने बेहतर यह समझा कि अब इस पर खामोशी इख्तियार कर ली जाए, वक़्त की धूल में खुद ब खुद ही ये जो है वो दब के रह जाएंगी। और देखना फिर ऐसे ही होता है ना कि एक इशू आता है, फिर कुछ दिनों के बाद एक नया इशू आ जाता है, तो पहले वाला इशू जो है वो ज़रा नीचे चला जाता है, वो दब जाता है। यही सूरत हाल पैदा हुई। तो इमरान खान ने उस पर नहीं कहा, लेकिन इन्होंने भी यही शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी फ़लाँ लोधरा की सीट जाएगी, ये फैसलाबाद की सीट छीनने जा रहे हैं, ये NA 15 जो है वो मानसेरा वाला मियाँ नवाज शरीफ वाला हल्का, उस पर भी जी अब ऐसे होगा। ओ भाई रिकाउंटिंग हो रही है, इसमें आपको इतनी तकलीफ़ क्यों? लेकिन तकलीफ़ अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अब बाकी जो लोग थे ना उनको ख्याल आया कि यार ये क्या शोर मचा रहे हैं, ये तो उल्टा चोर कतवाल को डांटे। एक तो इन्होंने KPK में जो इलेक्शन करवाए हैं वो इलेक्शन तो बंदूक की ज़ोर पे करवाया गया है, वहाँ पे तो तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को कंपेन तक नहीं करने दी गई, वहाँ का तो इलेक्शन ही जो है वो एलिजिबल नहीं है, वहाँ पे लोग खामोश हैं। हालांकि मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि क्यों खामोश हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, ये जो बड़े स्टेक होल्डर हैं KPK में, ये खामोश क्यों हैं? ये KPK के नताइज के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल उसी तरह से जो है आवाज़ उठाई जानी चाहिए जिस तरह तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। आप क्यों नहीं करते? आप भी करें बात, आप भी इस नुक्ते का उठाएं, ताकि अगर पंजाब में, अगर सिंध में, अगर बलोचिस्तान में किसी हल्के का ऑडिट होना है तो फिर वहाँ भी ऑडिट करवाया जाए, वहाँ पर भी देखा जाए कि किस तरह इलेक्शन करवाए जाएँ। ये बात इनको सोचनी चाहिए। लेकिन खैर इलेक्शन कमीशन ने चूँकि वहाँ पे मामला काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई और मसूफ बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी ये तो एक सीट नहीं जीत सकते, तो लाहौर में जनाब ज़रा बताएं कि तहरीक इंसाफ ने कितनी सीटें जीती हैं? क्या हैसियत है तहरीक इंसाफ की लाहौर में? ज़ीरो है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन चूँकि मामला बढ़ गया था तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने इस पर मज़ीद तलखी पैदा होने से बचाने के लिए मामले को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया और कल दोबारा तमाम फ्रीकैन जो हैं इनको कहा है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना अपना जो मौक़िफ़ है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें। अब तक की जो सिचुएशन है और अब तक की जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखते हुए लगता है कि इलेक्शन कमीशन से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई भी मावरा कानून रायत नहीं मिलेगी, और अगर मावरा कानून रायत नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि जो कानून है वो प्रवेल करेगा और कानून अगर आगे बढ़ेगा तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें नहीं मिलेंगी। हाँ, ये सीटें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे कि MQM कहती है कि जी हमें सीटें अलॉट करें, तो इसका मतलब है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी फिर इसी कोटे के तहत सीटें अलॉट की जाएंगी। क्या ये फैसला किया जाता है या नहीं किया जाता, ये अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन से रिलीफ नहीं मिलेगा और ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो जा सकता है। और दूसरी खबर है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी साहब से मुतल्लिक उन्होंने जजेस से खिताब किया है और ख़िताब में उन्होंने कहा जी उन्हें बड़ा फ़ख्र है कि उन्होंने कभी भी किसी के कहने पर कोई फ़ैसला नहीं किया और ना ही कोई फ़ैसला तब्दील किया है, और वो ये समझते हैं कि वो अपने फ़ैसलों पर अल्लाह को जवाबदा हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे वो मेरे जहन में आ रहा था कि जनाब इनके दामाद साहब वो जो अली अफजल शाही साहब हैं, उनके हवाले से चौधरी परवेज़ लाई के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी साहब ने जो उनकी एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी लाहौर हाई कोर्ट के मामलात की ज़िम्मेदारी अफजल शाही साहब के सपुर्द है क्योंकि वो दामाद जी हैं ना चीफ जस्टिस साहब के। तो फिर ये क्या मामला था? जज साहब की बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी जज को अपने किसी भी रिश्तेदार को खुश करने के लिए फ़ैसला नहीं करना चाहिए, ना कि फ़ैसला तब्दील करना चाहिए। लेकिन अगर कोई रिश्तेदार जो है वो जज की वजह से कहीं भी कोई ऐसा तासुर दे और उस तासुर की वजह से कोई फ़ायदा ले तो फिर उस रिश्तेदार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना भी उस जज की जो है वो अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब, अफसोस है कि आपने बतौर चीफ़ जस्टिस अपने दामाद के ख़िलाफ़ ये चीज़ें सामने आने के बाद इस किस्म की कार्रवाई नहीं की। अगर आप करते तो जिस तरह बड़े प्राउड के साथ मैंने आपका ये बयान जो है वो लोगों के सामने रखा तो मैं वो बात भी लोगों के सामने रखता और मुझे खुशी होती। और अब जनाब आते हैं अपने इस व्लॉग की जो मेन स्टोरी है।
वो है वज़ीर आला का दरबार और उन्होंने जो इजहार बरहमी किया। असल वजह यह है कि मरीम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई और कल उन्होंने अपना हलफ उठाने के बाद ऐवान वज़ीर आला में एक मसरूफ़ दिन गुजारा और 3 अहम इजलासों की सदारत की। फिर उसके बाद उन्होंने सरप्राइज़ विज़िट किया। उन्होंने एक थाने का विज़िट करना था, पुलिस की तरफ से लाहौर मजांग का जो थाना है वहाँ पे इंतज़ामात किए गए थे। ये सरप्राइज़ विज़िट था, तो वहाँ पे उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाना था, होना तो सरप्राइज़ था, लेकिन मरीम नवाज़ ने वाकई सरप्राइज़ दे दिया। उन्होंने जैसे ही उनका काफ़िला निकला तो उन्होंने मजांग की तरफ अपना रुख जो है वो शालामार की तरफ कर लिया और वो चली गई शालामार पुलिस स्टेशन शालामार। उन्होंने विज़िट किया, वो वाकई सरप्राइज़ विज़िट था। वो परेशान हो गए, IG साहब जो साथ थे वो भी परेशान थे कि अब करें क्या, क्योंकि हमने तो बंदोबस्त कर रखा है कहीं और मोहतरमा जो है वो कहीं और चली गई। उन्होंने वहाँ पे सरप्राइज़ विज़िट किया। फिर उसके बाद आज मरीम नवाज़ ने पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में तमाम जो ब्यूरोक्रेसी या तमाम अफसरान हैं उनका एक इजलास कॉल किया था और वो सिविल सेक्रेटेरिएट के दरबार हाल में होना था, यानी कि एक दरबार लगना था वज़ीर आला का। और इसके लिए जो शेड्यूल दिया गया था वही तकरीबन 9:30 बजे का कि 9:30 बजे जो है दरबार स्टार्ट होगा। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो पिछले 5 साल से 5-5.5 साल से बुज़दार के साथ काम कर रही थी। उस्मान बुज़दार जैसा बंदा जिसे पता ही कुछ नहीं था, ना उसे पता था कि जो टाइम दिया है उसकी कदर क्या है, टाइम पे जाना है, इजलास क्या है, इजलास में कौन सी ब्रीफिंग होनी है, इस ब्रीफिंग पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो अवाम के फ़ायदे के लिए, हाँ अपने ज़ाती फ़ायदा उन्हें बड़ा पता सी यार, तो वो कुछ और मामला था। लेकिन मरीम नवाज़ ने क्या किया, वो अपने घर से ठीक 8:15 बजे जाती उम्रा से रवाना हुई और पूरे 9 बजे वो अपने ऑफिस पहुंच गई। उनकी उनकी ट्रैवलिंग थी ना घर से ऑफिस तक की, ज़ाहिर है ये जाती उम्रा रायविंड से सिविल सेक्रेटेरिएट तक एक लंबा रास्ता है और इस दौरान लाहौर पुलिस की तरफ से और ट्रैफिक की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पे ट्रैफिक को रोक कर बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ मरीम नवाज़ के काफ़िले को गुजारा गया। मरीम नवाज़ ने इस मामले पे शदीद बरहमी का इजहार किया। ये उनका पुलिस के रवैये के ख़िलाफ़ दूसरे दिन दूसरा बड़ा एक्शन था। उन्होंने दिन का आगाज़ पुलिस की बरहमी से किया और उन्होंने वाज़े तौर पे हिदायत की कि आइंदा ऐसा हरगिज़ नहीं किया जाना चाहिए। अवाम की सहूलियात के लिए हुकूमत आती है, इसलिए नहीं आती कि आप लोगों को सड़कों पे खड़ा कर दें कि जी यहाँ से काफ़िला गुजरना है। आप ट्रैफिक मैनेजमेंट करें, ये हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह जब मोहतरमा सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंची, 9:30 का टाइम था, तो बहुत सारे अफसरान जो हैं वो अपने दफ्तरों में 9 बजे तक नहीं पहुंचे थे। उनको पता था कि जी मोहतरमा है, ख़ातून है, तो ज़रा आराम से आएंगी, कोई बात नहीं, हो सकता 10-11 बजे इजलास शुरू हो। लेकिन जैसे ही उनके स्टाफ ने बताया कि चीफ़ मिनिस्टर साहबा तशरीफ़ ला चुकी हैं, तो जनाब फिर वहाँ पे जो ऐसी हलचल मची है कि अफसरान जो हैं वो किसी ने नाश्ता किया है या नहीं किया, किसी की गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है, किसी की गाड़ी पंचर है या नहीं है, ये नहीं पता। वो पहुँचे हैं पूरे 9:30 बजे, पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी अपनी सीटों पे पहुँची है। ये होता है लीडर का काम, ये होता है आपकी जो अपना एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी ज़िम्मेदारी। अगर वो पंचुअल होंगे, अगर वो इन टाइम होंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका सरकारी मुलाजम, आपकी ब्यूरोक्रेसी किसी किस्म की गफलत या लापरवाही कर सके, चूँकि उनको पता है कि एक्शन हो जाएगा। और मरीम नवाज़ ने हलफ उठाने से पहले ब्यूरोक्रेसी को ये लाजमी पैगाम दे दिया था बड़े वाज़े अंदाज में कि हमने आवाम को डिलीवर करना है। जो भी शख्स जिस ज़िम्मेदारी पे है, जो उसको टास्क दिया जाएगा, जो वो टास्क कबूल करेगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर बाद में वो ये कहे कि नहीं जी ये वजह थी, फ़लाँ मसला था, कोई बहाना, कोई जवाज़ कबूल नहीं किया जाएगा और बड़ा सख्त एक्शन होगा। और ब्यूरोक्रेसी को पता है कि एक्शन का मतलब क्या है। अब अगर पंजाब से कोई जाएगा तो किधर जाएगा, वो जाके अपना एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में जाना है ना, तो वहाँ पे कौन बैठा है, शहबाज साहब, वही मुस्लिम लीग नून है। और अगर किसी सरकारी अफसर को ये चाहती हैं कि वो पंजाब में आ जाए, उसकी पंजाब को खिदमात की ज़रूरत है, तो उसको भी पंजाब में लाना की मसला नहीं होगा, चूँकि वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून की ऊपर हुकूमत है, तो ये इशू नहीं है। तो लिहाजा ब्यूरोक्रेसी को भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो मामला है ना, अब ज़रा थोड़ा सा वो बुज़दार साहब जैसा नहीं होगा कि ठीक है जी बस कोई बात नहीं है, बातों बातों में मामला उलझाया और निकल गए आगे। बुज़दार को कौन सी समझ आनी है। मोहतरमा ने तो 2 दिन में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस की जो है ना दौड़ें लगवा दी हैं और इन पर जो है वो सख्त बरहमी का इजहार किया। और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहबा का ये जो विज़न आया है ना, वो बड़ी अहम चीज़ है।
एक तो उन्होंने इन इजलासों के दौरान, ये जो दरबार हाल का इजलास है, इस इजलास में उन्होंने अपना ये जो विज़न दिया है, उसमें एक तो उनका ये कहना है कि हमने किसी भी किस्म जो मालियाती अमूर हैं उनमें एक ज़र्रे बराबर की भी गबन करप्शन को कबूल नहीं किया जाएगा। मुकम्मल शफाफियत होनी चाहिए। शफाफियत पे, ट्रांसपेरेंसी पे किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। उन्होंने जो विज़न दिया है उसके मुताबिक एहतसाब, शफाफियत और क्वालिटी वर्क, और इसके साथ साथ टाइम वर्क, ये उन्होंने रेड लाइन करार दी है कि ये 4 पॉइंट हमारी रेड लाइन होगी। अगर इससे ज़रा बराबर भी किसी ने जो है वो अपने फ़र्ज से रूगर्दानी करने की कोशिश की तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जो ईमानदारी से काम करेंगे उनको वो मुकम्मल तौर पे उनकी सपोर्ट भी करेंगी और उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने हुकूमती विज़न को पूरा करने की राह में रुकावट डालने की कोशिश की तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाई भी की जाएगी। इसी तरह मरीम नवाज़ ने जो 5 साल अपना रूट मैप दिया है, जिसके ज़रिए वो पंजाब में जो है वो एक इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना चाहती हैं, उनमें जो चंद अहम पॉइंट हैं उनमें एक तो वो उनका ये विज़न है कि पंजाब को हमने बिज़नेस हब बनाना है, 5 IT सेंटर्स कायम करने हैं, स्मॉल बिज़नेस लोन हमने देने हैं, हर ज़िला में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना है, लाहौर में मुफ्त वाईफाई फराहम करना है, लैपटॉप स्कीम लॉन्च करनी है, ख़वातीन के लिए महफूज माहौल की फराहमी है, ज़हीन तालब इल्मों की पंजाब हुकूमत के ख़र्चे पर जो है वो अपना स्कॉलरशिप है, सरकारी स्कूलों के म्यार को बेहतर करना है, नौजवानों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी का मामला है। इसी तरह बच्चों की स्कूलों तक जो है वो उनका वो जो अपना इनरोलमेंट है, दाखिला है, इसको हमने इम्प्रूव करना है। नौजवानों के लिए जो कर्जा स्कीम जात है, इसी तरह हर ज़िले में स्पेशल बच्चों के लिए होना चाहिए, स्पेशल बच्चों के लिए आला स्कूल है, हर ज़िले में दानिश स्कूल के क़याम का विज़न है। सस्ते बाज़ारों की मॉनिटरिंग, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो सस्ते बाज़ारों की मॉनिटरिंग के नाम पे फ्रॉड किया जाता है ना, इसको कंट्रोल कर देना आप तो लोगों को बड़ा रिलीफ मिल जाए। इसी तरह ट्रांसजेंडर के हवाले से खुसूसी पैकेज फराहम किया जाएगा। करप्शन की रोकथाम के लिए जो है ये सिस्टम का क़याम है। ये जो आखिरी पॉइंट मैंने आपके साथ किया ना, मेरा ख्याल है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को इस पॉइंट को टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए। अगर आपने करप्शन को रोक लिया तो आप इस सूबे पर बहुत बड़ा एहसान करेंगी, क्योंकि करप्शन रुकने से जो वसाइल हैं वो बराह रास्त गरीब आवाम तक पहुँच जाएंगे, उनके लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा काम होगा। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप स्कूलों के म्यार को बेहतर करना चाहती हैं, आप एजुकेशन को बेहतर करना चाहती हैं, आप हस्पतालों में जो है अद्वियात को मौसर करना चाहती हैं, इलाज मुआलजे की सहूलत को बेहतर करना चाहती हैं, इसी तरह आप जो है ये जो अपना सस्ते रमज़ान बाज़ार हैं ये आप इनकी मॉनिटरिंग करना चाहती हैं, तो यहाँ पर किसी किस्म का बजट नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो अपना आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन कर दिया तो समझे इनकलाब आ गया। और सबसे बड़ी बात, अगर ऊपर से आप करप्शन का ख़ात्मा कर दें तो नीचे मुमकिन ही नहीं है कि कोई करप्शन करे। अगर किसी सेक्रेटरी को, किसी वज़ीर को, किसी आला 22वें, 21वें या 20वें या 19वें ग्रेड के अफसर को करप्शन पे फारग किया जाएगा ना, तो नीचे किसी की जुर्रत नहीं है करप्शन करे। करप्शन का ख़ात्मा करेंगे तो वसाइल जो हैं वो गरीब आवाम तक जाएंगे। और इसके साथ साथ टैक्स की जो चोरी है इसको भी कंट्रोल किया जाने, और उसको भी कंट्रोल करने के लिए आपका अपना जो महकमा है, ये जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, अगर इन पे आपने ज़रा सख्त हाथ डाल दिया ना, तो जनाब ये याद रखिएगा कि ये जो आने वाले 5 साल हैं ये पंजाब में इनकलाबी 5 साल हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आप भी मसलहत पसंदी का या किसी वजह से भी किसी भी किस्म की वो अपना मुफाहमत या किसी और इस किस्म की अल्फाजी का शिकार हो गई तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप जैसे उम्मीदें सहर बन के आई हैं, आप लोगों की इस उम्मीद को टूटने ना दें, तो ये पाकिस्तान और पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।